जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। अभी आप लोगों ने देखा कि अभी हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 7 किया था क्लास 6 के एनसीईआरटी का। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, हम क्लास बाय क्लास डिस्कशन करते जाएंगे। पहले हम एनसीईआरटी क्लास 6 का डिस्कशन करेंगे, फिर इसके बाद एनसीईआरटी क्लास 6 का भूगोल करेंगे, फिर इसके बाद राजनीति विज्ञान करेंगे, फिर इसके बाद हम 7वीं का करेंगे, 8वीं का करेंगे। ऐसे ही हम करते चलेंगे। इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस है और इन 15 क्वेश्चंस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के साथ साथ महत्वपूर्ण बिंदु को भी समझते हुए चलना है, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है कि महाजनपदों के उदय का प्रमुख कारण क्या था। आपको पता है कृषि का विकास जो है महाजनपदों के उदय का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। महाजनपदों की बात करें तो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। कृषि का जो विकास है, कृषि में बढ़ोतरी है, ये 2500 वर्ष पहले हुई। क्यों, किस कारण हुई? क्योंकि कृषि में लोहे का प्रयोग होने लग गया। ऐसे लोहे का जो प्रयोग है वो 3000 वर्ष पहले माना जाता है, पर कृषि में लोहे का प्रयोग 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु को समझते हैं, जो कि है कृषि के विस्तार से उत्पादन बढ़ा, अधिशेष उत्पादन से कर वसूली हुई और संगठित राज्य और सेनाओं का विकास हुआ। ठीक है, जब अच्छी प्रकार से कृषि होगी तो राज्य संगठित होगा, व सेनाओं का विकास होगा, क्योंकि उनको पूर्ण रूप से पोषक तत्व मिलेगा। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी का, महाजनपदों के शासक किस प्रकार का कर लगाते थे। ऑप्शन है केवल व्यापार पर कर, केवल कृषि पर कर, कृषि और व्यापार दोनों पर कर लगाते थे, या फिर धार्मिक अनुष्ठानों पर कर लगाते थे। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कृषि और व्यापार दोनों पर ही कर लगाते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु है, देखिए। किसानों ने उपज का कर लिया जाता था, जो किसान थे उससे उपज का कर लिया जाता था। व्यापारियों पर व्यापारिक कर लगाया जाता था, और कर से राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती थी। आपने ऐसे ही एक नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का। उन्होंने भी कर के द्वारा ही अपने राज्य को पालित एवं पोषित व सुसंगठित किया था। तीसरा है, कर से राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। तो इन तीनों ही बिंदुओं को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए समझिएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन को। इम्पोर्टेंट बिंदु है, महाजनपदों में जो बलि शब्द है, बलि, ये किसे कहा जाता था। देखिए जो महाजनपदों में बलि है, ये किसानों के द्वारा दिया जाने वाला कर था। जो किसानों से टैक्स लिया जाता था उनको ही हम किस नाम से जानते थे, बलि के नाम से जानते थे। कुछ इसके इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स और देखिएगा। देखिए कृषि उपज का हिस्सा था बलि। ठीक है, बलि क्या था? कृषि उपज का हिस्सा था। इसे महाजनपदों के शासकों को दिया जाता था। जो महाजनपद के शासक होते थे उनको ये कर दिया जाता था। यह शासक वर्ग के लिए आय का प्रमुख स्रोत था। इन तीनों ही बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है आप सभी का, राजाओं के पास विशाल स्थायी सेना की शुरुआत किस काल में हुई थी। आपने देखा था कि जब वैदिक काल था, जब वैदिक समय था, तो उस समय पर किसी के पास भी कोई स्थायी सेना नहीं था। तो उन लोगों ने स्थायी सेना रखने की शुरुआत जो है किस काल में की थी। आंसर है इसका, किस काल में की थी? महाजनपद काल में लोग स्थायी सेना रखना शुरू कर दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु है, देखिएगा आप सभी ध्यान से। स्थायी सेना ने राजाओं की शक्ति को बढ़ाया। करों से सेना का खर्च वहन किया जाता था। जो टैक्स लगाया जाता था उनके द्वारा ही सेनाओं की पूर्ति की जाती थी, और शासक अपनी सीमाओं का विस्तार कर सके। शासक अपनी सीमाओं का विस्तार कर सके किसके द्वारा? टैक्स के द्वारा, इसके द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका पांचवा क्वेश्चन है 5वें नंबर का। महाजनपदों की राजधानी को चारों ओर से किससे सुरक्षित किया जाता था? नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? देखिए आप सभी ने पढ़ा है कि जो मिट्टी की दीवार है, इससे महाजनपदों की जो राजधानी है उसके उससे चारों ओर क्या किया जाता था? सुरक्षित किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है आपका। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को और समझते हैं विस्तार पूर्वक। मिट्टी की दीवारें सुरक्षा के लिए होती थी। इन्हें बनाने में समय और श्रम लगता था। ठीक है, इन्हें बनाने में समय और श्रम लगता था। इसी के साथ साथ इससे दुश्मनों से सुरक्षा मिलती थी। भाई हम दीवारें क्यों खड़ी करेंगे? क्योंकि हम पर कोई आक्रमण ना हो, हम निश्चिंत पूर्वक रह सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्राचीन काल में व्यापारिक मार्गों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मगध, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और वाराणसी। क्या होगा सही आंसर इस प्रश्न का? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मगध जो है व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ इसके और इम्पोर्टेंट बिंदु को देखिएगा आप सभी। मगध प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मगध जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। दूसरा है यहाँ से अन्य राजाओं के साथ व्यवहार होता था। मगध से अन्य राजाओं के साथ व्यवहार होता था, और मगध की भौगोलिक स्थिति व्यापार के लिए अनुकूल थी। तीनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, इंपॉर्टेंट बिंदु है। चलिए यहाँ पर 7वें नंबर के क्वेश्चंस को देखिएगा। 7वां क्वेश्चन है, महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? 16 महाजनपद है, और इसे मैं कई बार बता चुका हूँ, यह आपको अब तक रट जाना चाहिए। 16 महाजनपद है, इनमें से जो सबसे शक्तिशाली राज्य थे, जो सबसे शक्तिशाली राज्य है वह है मगध। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए देखिएगा ध्यान से। मगध का सामरिक और आर्थिक विकास जो है अत्यधिक था। मगध के शासकों ने अन्य राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, और इनकी राजधानी पहले कौन सी थी? मगध की राजधानी थी राजगृह, जिसको हम राजगीर के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद यहाँ से स्थानांतरित होकर के बाद में राजधानी बनाया गया पाटलिपुत्र को, जो कि वर्तमान समय में पटना कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 8वें नंबर के क्वेश्चंस को करिएगा। 8वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में व्यापारिक काफिलों को क्या कहा जाता है? व्यापारिक काफिलों को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या कहा जाता है? कारवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, व्यापारिक काफिले विभिन्न वस्तुओं की अदला बदली करते थे, और व्यापारिक मार्गों पर यात्रा करना जोखिम भरा था। जो ये यात्रा करते थे वो जोखिम भरा यात्रा करते थे, और काफिलों के साथ अक्सर उनके सैनिक सुरक्षा होती थी। आपको ध्यान में रखना इन तीनों ही बिंदुओं को। चलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 के सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? महाजनपदों में किसान से भूमि का उपज कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1/6। ठीक है, जो आपका मान के चलो आपके पास 6 हिस्सा हुआ, तो इन 6 हिस्सों का एक हिस्सा टैक्स के रूप में जाता था आपका। यह आपको ध्यान में रखना है, 1/6 जो है कर के रूप में लिया जाता था। देखिएगा इंपॉर्टेंट बिंदु को समझिएगा। यह कर सीधे राज्य को दिया जाता था। ठीक है, इसे कृषि उपज का हिस्सा माना जाता था। ठीक है, क्या माना जाता था? कृषि उपज का हिस्सा माना जाता था, और इससे शासक वर्ग को
वित्तीय सहायता मिलती थी। किसको? शासक वर्ग को वित्तीय सहायता मिलती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, महाजनपदों में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? राजा, सेनापति, ग्राम भोजक और व्यापारी। क्या होगा सही आंसर? देखिए यहाँ पर कई लोग जवाब राजा दे सकते हैं, पर महाजनपदों में जो ग्राम का प्रमुख होता था वो होता था ग्राम भोजक। और ये जो ग्राम भोजक है, इसका पद जो है कैसा होता था? इसका पद अनुवांशिक होता था। मतलब कि यदि इस समय पर गांव के जो प्रधान है, गांव के जो प्रमुख है, वो है आपके पिता, आने वाले समय में चुनाव नहीं होगा, पिता के स्थान पे उनके बेटे बैठेंगे। ठीक है, राजगद्दी पर कौन बैठेगा? उनके बेटे बैठेंगे। तो ये पद कैसा होता था? आनुवांशिक होता था। चलिए समझिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए। ग्राम भोजक गांव के प्रशासन का मुखिया होता था। वह करों की वसूली और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता था। और इनका जो पद था वो कैसा होता था? वंशानुगत होता था। ठीक है, आनुवांशिक होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि आप लोगों ने 8वें नंबर क्वेश्चंस को देखा होगा तो इसमें इस क्वेश्चंस का आंसर था। चलिए देखता हूँ कितने लोगों ने ध्यान से देखा इस वीडियो को। किस महाजनपद की राजधानी राजगृह थी? ठीक है, क्या थी? राजगृह। बताइए तो जरा। सही आंसर है मगध। ठीक है, राजगृह किसकी राजधानी थी? मगध की। जो कि राजगृह को हम राजगीर के नाम से भी जानते हैं। बाद में मगध की राजधानी चेंज होकर के पाटलिपुत्र हो गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझेंगे। राजगृह प्रारंभिक मगध राज्य की राजधानी थी। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था। बाद में जो राजधानी है राजगृह, यहाँ से चेंज करके मगध की राजधानी पाटलिपुत्र कर दी गई थी। चलिए अगला बिंदु देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12वें नंबर का, कि महाजनपदों के शासक किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग करते थे? उत्तर है इसका पंचमार्ग चांदी की मुद्रा। ठीक है, पंचमार्ग चांदी की मुद्रा का उपयोग करते थे। इसके इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है कि पंचमार्ग मुद्रा जो है महाजनपद काल की प्रचलित मुद्रा थी। इसे व्यापार और करों के भुगतान के प्रयोग किया जाता था। भुगतान में प्रयोग किया जाता था। और इसी के साथ में यह चांदी की होती थी और इस पर विभिन्न चिन्ह होते थे। ठीक है, यह आपको याद रखना है। विभिन्न चिन्ह होते थे और यह मुद्रा किसकी होती थी? आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, पंचमार्ग चांदी की सिक्के। ठीक है, तो चांदी की होती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि महाजनपद काल के दौरान कौन सा शहर लोहे की वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आपको पता है कि जो लोहा है वो किसके लिए प्रयोग में हुआ था? कृषि में प्रयोग में हुआ था। और लोहे का आविष्कार 3000 वर्ष पहले हुआ था। पर कृषि में जो प्रयोग है लोहे का, वो लगभग 2500 वर्ष पहले माना जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस का आंसर होगा राजगृह, जो कि मगध की पहली राजधानी थी। यह आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है तक्षशिला उस समय शिक्षा और व्यापार का केंद्र था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है, देखिएगा आप सभी। पहला है तक्षशिला उस समय शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यह लोहे और अन्य धातुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसी के साथ यहाँ से व्यापारिक काफिले उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में जाते थे। जो व्यापारिक काफिले थे जिनको हम कारवा कहते थे, वो कहाँ पर जाते थे? उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों में कौन सा राज्य लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? महाजनपदों की संख्या है 16। प्रश्न है, महाजनपदों में कौन सा राज्य लोहे के उत्पादन के लिए प्रमुख था? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, मगध। इन 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली
महाजनपद माना जाता है वो कौन सा है? वो महाजनपद है मगध। और इसकी राजधानी थी पहली राजगृह, जो कि बाद में चेंज होकर के पाटलिपुत्र कर दी गई थी। तो ये बिंदु आपको याद रखना है। चलिए देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा आप सभी। इससे पहले हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे ध्यान से। मगध की भौगोलिक स्थिति लोहे के खनन के लिए उपयुक्त थी। लोहे के हथियारों ने मगध को युद्ध में और ही ज्यादा मजबूत बना दिया। इसी के साथ मगध ने अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करने में इस संसाधन का उपयोग किया। ये तीनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए देखिएगा आज का आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों को किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। चलिए समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को। यह है उत्तरापथ व्यापारिक मार्गों का प्रमुख मार्ग था। यह उत्तरी भारत को पश्चिमी और मध्य एशिया से जोड़ता था। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ से जोड़ता था ये उत्तरापथ? पश्चिम और व्यापारिक एशिया से जोड़ता था। व्यापारिक काफिले और यात्री इस मार्ग का उपयोग करते थे। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये एनसीईआरटी के जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं क्लास 6 के, मैं आपको कल करवा दूंगा। फिर इसके बाद परसों से हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का समाप्त करके हम भूगोल का शुरू करेंगे। चलिए आप ध्यान में रखते हुए इन बातों को आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल पढ़ करके आइएगा आप।